गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग ऑल इंडिया बार का 2021 का जो अक्टूबर मंथ में हुआ था एग्ज़ाम, उसके क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसको एक पार्ट के रूप में देखेंगे। 1 से लेके 50 तक का क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं और इसमें जो पेन से टिक किया हुआ है वो इसका सही आंसर की से मिलाया गया है। कोई त्रुटि होती है तो प्लीज़ बताने का कष्ट करें। ये जैसे ये वाला पेन से किया हुआ है, यही इसका सही आंसर है। इसी को हम लोग देखते चलेंगे। ये क्वेश्चन जो है 1 से 50 तक, ये ज़्यादातर रिसर्च वेस्ट है। आपके एग्ज़ाम के बारे में बता दूं कि इसमें 45% लाना है जनरल ओबीसी के छात्रों के लिए, और जो भी अदर हैं छात्र जैसे एससी एसटी के जो भी भाई और बहन हैं उनको 40% लाना है। तो आप एक टारगेट 60% का मान के चलिए, एग्जैक्ट मत मानिए। आप चाहे जिस भी कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हम लोग डायरेक्ट ले जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, ये रिसर्च बेस्ड एग्ज़ाम है। क्योंकि हम अधिवक्ता को न्यायालय परिसर में, कोर्ट रूम में बुक ले जाते हैं, अविलंब ढूंढना पड़ता है बुक में से, तो वो उसी को भी इसमें एग्जामिन किया जाता है। तो इसलिए हम बुक ले जाते हैं ताकि रिसर्च कर सकें, ना कि ओपन बुक कंपटीशन में हम जाते हैं। तो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो 1 से 50 तक का है क्वेश्चन, उसमें रिसर्च बेस्ड है। और आप देखेंगे कि डायरेक्ट ले जाएंगे, इसके बाद भी नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि समय कम होता है यदि आप विस्तार से नहीं पढ़े हैं। तो इन्हीं सबों को हम देखते हैं और आपको रिसर्च करने में आसानी हो, इसलिए मैं कौन क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, यानी किस अधिनियम का है, ये बताने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लंबा ना हो, इसका मैं ध्यान रखूँगा। पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा के तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। इसमें देखिए क्वेश्चन, ये अधिनियम के नाम से ही समझ गए होंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम है, और इसमें यह पूछा जा रहा है कि यदि जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री पारित है तो आप 1 साल के अंदर पक्षकारों में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुए तो विवाह विच्छेद के लिए दोनों में से कोई भी पक्षकार न्यायालय में अप्लाई कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प सी है, किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए, विवाह विच्छेद के लिए यानी तलाक के लिए अब दोनों में से कोई भी पक्ष न्यायालय में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध है, तो ये संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, एक मध्यस्थता कार्यवाही है। तो देखिए, आप आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के बैर एक्ट में से इसे ढूंढने में आपको परेशानी हो सकती है यदि आप नहीं पढ़े हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आपको जानना चाहिए, ये रिसर्च करने पे भी तत्काल नहीं मिल पाता है। फिर हम लोग बात करते हैं, इसमें ये क्वसाई जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है, अर्ध न्यायिक कार्यवाही कहते हैं आर्बिट्रेशन के कार्यवाही को। हाँ, जब बैर एक्ट लेके आप एग्जाम में जा रहे हैं तो पहले उन क्वेश्चन को करिए जो आपको एग्जैक्ट आ रहे हैं और काउंट करिए कि कितना हो गया सही, इसके बाद रिसर्च पे जाइए, पहले ही रिसर्च प्रारंभ न कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, तदर्थ मध्यस्थता क्या है। तो आप एडहॉक के बारे में सुने होंगे, उसका मतलब व्हाट इज़ एडहॉक आर्बिट्रेशन। तो इसमें ये चारों चीज़ें समाहित है, तीनों चीज़ें समाहित है एडहॉक में। यह एक कार्यवाही है जो केवल उस विशिष्ट मामले के लिए बनाए गए नियमों के साथ पक्ष स्वयं ही करती है। कानून और नियमों सहित मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में पक्षकार स्वयं अपनी व्यवस्था करती है। मध्यस्थता की मुहर, भाषा एवं दायरे और मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से ही हल किए जाते हैं। ये चारों एडहॉक हैं जो इसमें पार्टी चुनती है, उसके बारे में बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, वो क्वेश्चन आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 का था। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 5 सीपीसी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आसान है, इसको आप जो सेक्शन है सेक्शन के माध्यम से आंसर ढूंढ सकते हैं। तो जो अर्धकालीन लाभ की बात है, अंतकालीन लाभ की बात है, जिसे मेंस प्रॉफिट इंग्लिश में कहते हैं, वो डिफिनेशन क्लॉज धारा 2 में दिया है, उसके सब क्लॉज 12 में डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों को कितने प्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बैरेक्ट से नहीं ढूंढ सकते, इसको एविडेंस एक्ट पढ़े होंगे तो तथ्य की प्रेजेंस अवधारणा, विधि की अवधारणा, तथ्य और विधि दोनों की अवधारणा सुने होंगे, उससे ये आपको कुछ आइडिया लग सकता है। तो इसमें देखिए, तथ्य के अनुमान या अनुमेय अनुमान ये भी है, सम्मोहक अनुमान या विधि अनुमान, खंडन योग्य अनुमान ये भी है, कानून की अटल अनुमान या निर्णय अनुमान, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन को मतलब पूछ रहा है कि हाउ मेनी काइंड ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और इनरिवर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ या कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। ये देखिए एविडेंस एक्ट के सेक्शन संभवतः 4 में आप देखेंगे, थोड़ा सा सेक्शन बताने के समय कन्फ्यूजन होने लगता है, में दिया हुआ है। तो आप इंग्लिश में यदि इसका प्रयास कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये एविडेंस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं, तो ये एविडेंस एक्ट में दिया है ये अनुमान। आप यदि इंग्लिश में प्रयास करते हैं या हिंदी में भी करते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए, एक वर्ड होता है मे जब होता है उसका मतलब होता है वो रिवर्टेबल है मे, और एक होता है सैल। इसमें मे में कोर्ट मानेगा या नहीं मानेगा दोनों बातें होती हैं मे, और सैल में होता है कि कोर्ट बाउंड होता है, और एक कंक्लूसिव होता है जिसमें उसको रिवर्ट बहुत स्ट्रांग, इसको सैल को रिवर्ट किया जा सकता है लेकिन कंक्लूसिव को मानना ही होता है। तो ये एविडेंस एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि मे प्रिजम्पशन किस किस धारा में दिया है, सैल का प्रिजम्पशन किस किस धारा में दिया है, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन धारा 41, 113 और एक धारा में दिया हुआ है, कंक्लूसिव 112 में 112, 113 और 41 3 धारा में कंक्लूसिव प्रिजम्पशन दिया है, जो दिल्ली जुडिशियल एग्जाम में इस तरह के डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है। सुनवाई का अधिकार। इसमें पासपोर्ट ऑफिसर जो था उनको बिना सुने ही उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि उनको सुनना आवश्यक है, मेनका गांधी को। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। ये जो मेनका गांधी का केस है ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केस है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था। तो ये 19 मई 1961 को। जितने भी 19 पेपर सिलेबस में है उनको आप याद कर लें कि वो कब इनेक्ट हुआ है और किस डेट से लागू हुआ है। 1-2 का भी पूछ देगा तो आपको याद रहना चाहिए। वैसे बैरेक ले जाएंगे तो उसमें लिखा होगा अप्रोप्रिएट जगह पे, तो पेंसिल वगैरह से हल्का सा निशान लगा के रखेंगे आप। बहुत ज़्यादा निशान और पेन से नहीं रंगना है बैरेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 9, नियोजन के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई। उसके परिवार के सदस्य तहत प्रतिकार का दावा कर सकते हैं। तो देखिए, मोटरयान अधिनियम में भी उसे कर सकते हैं, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 में भी कर सकते हैं। तो ये कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम में कि वो कर्मचारी थे और उन्हीं पे पूरा परिवार डिपेंड था, इस तरह की अवधारणा ले जाती है। और मोटरयान अधिनियम में उसमें भी व्यवस्था है कंपनसेशन लेने की। तो इसमें मोटरयान अधिनियम में 2-3 पॉइंट आप जब भी इस बैरेक को पढ़ें ध्यान देंगे कि कब 50,000 दिया जाता है, यानी ग्रेवियस ज़्यादा आपको क्षति पहुंचा है, कब 25,000 है, और किस सिचुएशन में मृत्यु जब हो जा रही है तब कितना कंपनसेशन मिल रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है। बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच, ये सेक्सुअल असॉल्ट का है। सेक्सुअल, ये आईपीआर से रिलेटेड क्वेश्चनों की श्रेणी में आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। ये यौन उत्पीड़न से संबंधित शब्द है।
क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो 6 यात्रियों को छोड़कर के लिए बनाया गया हो। तो ये आप धारा 2 को पढ़ करके यात्रियों की संख्या से इसे रिसर्च कर सकते हैं। मोटरयान अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें उसके लास्ट में सिग्नल जो रोड पे लगे होते हैं, जो साइन लगे होते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि इस साइन का क्या मतलब होगा, वो कितना लंबा कितना बड़ा होगा, उसका साइज क्या होगा, वो सब मोटरयान अधिनियम में दिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग 5 सदस्यों से बना हुआ है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रख रखाव की राशि से संबंधित है? तो ये धारा 23 से संबंधित है। इसे भी आप बेयर एक्ट से आसानी से ढूंढ लेंगे, यदि आपको आता है तो खुद ही कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, लग रहा है कि ये 2 बार हो गया है। 13 के बाद 14 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया? तो रूरल लिटिगेशन एवं इंटरटाइलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें केस लॉ बेस्ड था। आपको केस भी जानना होगा, नहीं तो इस तरह से केसों को ढूंढना तो और कठिन है। बेयर एक्ट में जो हम लोगों को अलाउ है, ऑफिशियल नॉन कमेंट्री वाला अलाउ है, तो आप बेयर एक्ट ले जाएंगे तो बस बेयर प्रोविजन ही ढूंढ पाएंगे। केस की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण केस हैं उनको आपको जानना चाहिए। रूरल लिटिगेशन का केस इन्वायरमेंटल लॉ में महत्वपूर्ण है। MC मेहता का भी केस महत्वपूर्ण है, परंतु ध्यान देना है कि MC मेहता के बहुत सारे केस हैं। तो जो 1988, 98 और 1-2 केस है, 2-3 ही MC मेहता के महत्वपूर्ण केस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। वैसे तो लॉ पॉइंट की दृष्टि से सारे जो भी जजमेंट रिपोर्ट होते हैं जिसे हम लोग पढ़ते हैं वो महत्वपूर्ण ही होते हैं, परंतु एग्जाम की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है? तो ये भी इन्वायरमेंटल लॉ से संबंधित है। खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पर आवाजाही का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर डी है। साइबर अपराध की प्रकृति है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो अधिनियम है उससे संबंधित है। साइबर अपराध की प्रकृति अस्पष्ट है, डिफिनेशन पर्याप्त डिफिनेशन न होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है? तो वैसे न्यायालय जो भारत से बाहर स्थित है, इसको तो आप कर लेंगे। तो इसमें देखिए विदेशी न्यायालय 12-13 में वो विदेशी न्यायालय के जजमेंट उस सब के बारे में बताया गया है और डिफिनेशन क्लास में भी है इसके। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है? तो जनहित याचिका से क्वेश्चन रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से है। निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, तो इसका दुरुपयोग है। वो तो निजी हित के लिए नहीं किया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जाता है, उसका नाम ही है। परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका, इसके लिए भी नहीं होता। केवल प्रचार के लिए आप जनहित याचिका कर ही नहीं सकते हैं। तो उपरोक्त सभी के आधार पर यदि जनहित याचिका दायर की जाती है तो उसका दुरुपयोग माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रक्रियात्मक अधिकारिता से क्या तात्पर्य है? तो ये प्रक्रियात्मक अधिकारिता जो है, व्हाट इज द मीन बाय प्रोसीजरल अल्ट्रावायस, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है अल्ट्रावायस का। तो इसमें बताया गया है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रतिज्ञा, देखिए माफ़ करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन है।
उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आप पढ़ेंगे तो क्या पावर दिया जा सकता है, कब अल्ट्रा वायस होगा, कब इंट्रा वायस होगा। अल्ट्रा वायस का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अगेंस्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन विरुद्ध है। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन न करना, यह नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा सभा का पालन न करने के कारण नियम को अधिकारहीन बना सकता है और इसलिए शून्य हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि कानून की प्रक्रिया में कमी है। तो इसमें क और ख इसका सही है विकल्प, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रीट से जुड़ा हुआ है। तो ये जो रीट का पावर है आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, उसमें पूछा गया है कि रिकॉर्ड के सामने कानून की अस्पष्टता, द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन द फैक्ट ऑफ द रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द रीट। तो ये रीट है ससरी रीट से, डी ऑप्शन सही है, सर्टिओरियरी, ये ऑप्शन नंबर डी इसका भी इसका सही है। सिविल प्रक्रिया संहिता के क्वेश्चन नंबर 21 अब हम लोग देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाए, सिविल प्रक्रिया के अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फाइंड द इनकरेक्ट मैच। हाँ, तो किस धारा में क्या दिया है इसके बारे में बात किया गया है। तो इसको भी आप डायरेक्ट से आसानी से ढूंढ लेंगे। देखिए गलत इसमें है ये धारा 9 पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, ये इसमें नहीं दिया हुआ है, धारा 9 में नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप आसानी से ढूंढ सकते हैं डायरेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 22, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अधीन मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है। तो 12 मंथ है। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सज़ा दे सकता है। तो ये CRPC का है, जिसमें जुरिडिक्शन बताया गया है 7 साल से अधिक नहीं। तो सेशन कोर्ट कितना दे सकते हैं। तो सेशन कोर्ट देखिए लाइफ मृत्युदंड भी दे सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू होता है कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, ये लोग दे सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 साल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम और सेकंड का आप उस बुक से देख सकते हैं। CRPC का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्युदंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है। तो IPC की धारा 216। ऐसे क्वेश्चनों को भी आप जो धारा दे दिया गया है तो धारा के तहत से जाएंगे। धारा 215 देखेंगे क्या है, फिर 216 देखेंगे क्या है, 217। अगर जैसे ही 216 में आपको आंसर मिल जाएगा, सही करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सूत्र वाक्य एक्टस नॉट फेसिट रियम नीसी मैन सिटी रिया का अर्थ क्या है। देखिए ये आप दंड संहिता का IPC जिसे कहते हैं उसका बैरक लेके जाएंगे तो उसमें ये नहीं मिलेगा। ये एक इंग्लिश मैगजिम है जिसका हर विधि के छात्र को अर्थ मालूम होना चाहिए। दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता, इसका अर्थ यही है। ऑप्शन नंबर A सही है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है। डेल्डी बनाम वैक्सेंडल, ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है धारा 73 के लिए। इसी केस में जो बात बताया गया वो धारा 73 में लिया गया है। ये एक इंग्लिश केस है, ब्रिटेन के कोर्ट द्वारा डिसाइड है। इस केस को आपको जानना ही चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। क्वेश्चन नंबर 27, CPC द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है। तो 6 महीने के भीतर इसका टाइम पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 28, LARR अधिनियम के अधीन पुनर्सुधार और पुनर्वास के लिए
कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए जो LARR है तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का है। रिहैबिटेशन इसका फुल फॉर्म है लैंड एक्विजिशन रिहैबिटेशन एंड री आर से ही कुछ है उसके नाम में ही पूरा। ये 2013 का अधिनियम है लैंड एक्विजिशन एक्ट इन शॉर्ट, जिसको हम लोग जानते हैं। कभी कभी शॉर्ट जानना गलत हो जाता है, इसका फुल फॉर्म ही भी हमको मालूम होना चाहिए। तो ये राज्य सरकार को अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही विकल्प डी है, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। CRPC की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्तियों के अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभूति के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता है। 6 मास, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 माह। क्वेश्चन नंबर 29 का सही विकल्प है 1 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि उसमें 6, 7, 8, 9, 10 हैबिचुअल ऑफेंडर, एक में 3 साल, इसके बाद से कौन कोर्ट करता है ये भी इसमें महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आपको इसको देख लेना चाहिए। इसका सही ऑप्शन 1 वर्ष है। ये सही ऑप्शन है 1 वर्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है धारा 106 से लेके 110 तक में। इसमें आप जब भी पढ़ें तो उसको इस तरह से ध्यान रखें कि 106 में, धारा 106 में कौन कहेगा बॉन्ड भरने के लिए, किस कोर्ट के द्वारा और कितने दिनों के लिए। 1 साल ऐसे है तो आप देखेंगे तो 1 में 3 और लास्ट में 3, इसके बाद 1-1 है, ऐसे कुछ इसका सेट फॉर्मूला है। उसको देख के आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, CRPC 1900, हाँ ये CRPC का क्वेश्चन था, CRPC लिखा हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 30, CRPC 1973 की धारा 125, धारा 125 में 2001 से पहले ये बात था कि 500 रुपये भरण पोषण दिए जाने का प्रावधान था, लेकिन अब उसको लिमिटलेस कर दिया गया है 2001 के संशोधन के माध्यम से। यही पूछा है तो इसको आप धारा 125 देखेंगे तो बैरक के नीचे ही संशोधन दिया रहता है कि इसमें कब संशोधन हुआ, तो 2001 आप देख के उसको कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, WIPO शब्द का अर्थ है तो इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसका सही फुल फॉर्म है। ये IPR का क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। क्वेश्चन नंबर 32, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है सभी निर्धारित पर। ये तो शेष लिया जाता है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, संविदात्मक दायित्व तो बनता है जहां पर वहां सिर्फ प्रस्ताव और स्वीकृति है। ये संविदा का क्वेश्चन है। संविदात्मक दायित्व जहां पर विधिक संबंध बनाने का आशय है, तो हम सभी लोग पढ़े ही हैं, वेलफेयर का केस पढ़े होंगे कि पत्नी को प्रॉमिस करके जाता है या फिर कोई आपको घर पे खाना के लिए बुलाता है और नहीं खिलाता, तो उसका विधिक आशय यदि नहीं है तो ये संविदा अधिनियम लागू नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, CPC की धारा 10 के प्रावधान है, अनिवार्य है। CPC पढ़ेंगे तो उसमें शैल शब्द का यूज किया गया है, इसलिए वो अनिवार्य है। ऊपर मैंने बताया था कि मे, शैल और कंक्लूसिव। तो देखिए जहाँ मे है मतलब कोर्ट को ये अधिकारिता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो। शैल मतलब कुछ हद तक बाइंडिंग नेचर है, उसको रिवर्ट किया जाएगा वैसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ। प्रथम दृष्टया कोर्ट उसे मानेगा, कंक्लूसिव में मानना ही पड़ता है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस में केस लॉ के थ्रू जाएंगे और आप डीप नॉलेज रख रहे हैं तो इस पर आगे बहस की गुंजाइश बन जाएगी, और आप डीप नॉलेजेबल हैं तो जानते ही होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 35, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा 11(4) में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन अभी 2018 के झारखंड जुडिशरी में इस क्लॉज का पूछा गया। इतना लंबा क्वेश्चन था कि कन्फ्यूजन में लोग गलत कर बैठे, सबको लगा कि ये कंस्ट्रक्टिव पूछा गया है, लेकिन वो पूछा गया था 1(6) से। तो आप इन सबों को 4, 5, 6 महत्वपूर्ण है, वैसे सारे स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है रेस जुडिकेटा का, इसको आप अवश्य ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36,
दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय द्वारा पलट दिया गया किसमें? तो ये सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन का केस था, जिसमें धारा 377 में जो सेम सेक्स एक गोपनीय जगह पे जो कुछ भी कर रहे हैं सेम सेक्स, जैसे पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री, तो वो अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था इस केस में। और आधा इसका भाग जो जानवरों के साथ प्रकृति के अनुक्रम मतलब प्रकृति के विरुद्ध सेक्सुअल रिलेशनशिप है, वो अभी भी अपराध है। आधा इसको पार्शियली डिक्रिमिनलाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1986 की किस धारा में दिया गया है? तो देखिए इसका धारा 7 और 8 महत्वपूर्ण है इधर के विकल्पों में। ये धारा 8 में दिया हुआ है। ये एडीआर का क्वेश्चन था, इसको आप डायरेक्ट से आसानी से रिसर्च कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। क्वेश्चन नंबर 38, मुख्य उत्तरावर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? ये किसका है? अंडर द हेड ऑफ सब्सिक्वेंट कंडक्ट। देखिए कंडक्ट की बात एविडेंस एक्ट में की गई है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, एट द टाइम ऑफ कंडक्ट, ये सब बात उसमें है। तो जीवन के परिवर्तन, न्याय की चोरी, डर कंपना, ये कंडक्ट में आते हैं। ये एविडेंस एक्ट का आप क्वेश्चन धारा 6 से 10 तक में देखेंगे तो कंडक्ट की बात की गई है। 14(2) एक्सप्लेनेशन में भी सब नहीं, 14(2) माफ़ करेंगे मैं नहीं, आप 6 से लेके 10 तक के बीच में ये कंडक्ट वाला है। एक में मोटिव है, 7, 8 इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस खंड में उपलब्ध है? तो ये खंड 1(e) में है। इसे भी आप रिसर्च आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन का। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत संस्वीकृति को परिभाषित किया गया है? तो धारा 17 में। ये भी आपको ढूंढने और रिसर्च करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? कर्नाटका राज्य बनाम येरप्पा रेड्डी। ये सीआरपीसी से रिलेटेड केस लॉ है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिसाइड है। इन सब के लिए आप वहाँ पे डायरेक्ट से नहीं ढूंढ पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो केस लॉ डिसाइड हुए हैं इस ईयर में, तो आप उन्हें देख लेंगे, यूट्यूब पे ही सर्च कर लेंगे, कोई बंधु ऐसा वीडियो बनाए होंगे तो उसमें नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 42, यदि कोई पक्ष जिसने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो, वह कितने दिनों के अंदर उसे में संशोधन नहीं करता है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ अ पार्टी हु ऑब्टेन an order for leave to amend pleading does not amend the same within how many days, he shall not be permitted to do that without the leave of the court। देखिए जैसे प्लीडिंग में कोई भी व्यक्ति न्यायालय से आदेश प्राप्त किए हैं कुछ संशोधन के लिए, तो उसे 14 दिन के भीतर ही संशोधन कर देना होता है। 14 दिन के बियॉन्ड होता है तो न्यायालय से अनुमति मांगना पड़ता है कारण बता करके। तो ये 14 दिन बेयर एक्ट में टाइम लिमिट दिया हुआ है, ये ऑर्डर में दिया हुआ है, प्लीडिंग वाले ऑर्डर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत? तो धारा 35, और धारा 35 में 3-4 केस लॉ महत्वपूर्ण है, उनको भी आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी पेशेवर लापरवाही, तो ये डॉक्टरों की लापरवाही के लिए, डॉक्टरों के मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए आईपीसी की धारा 304(a) डील करती है। क्वेश्चन नंबर 45, ये आईपीसी से संबंधित क्वेश्चन था। इसमें देखिए पूछ रहा है ए बी के आधिकारिक कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर
एक लोक सेवक बी को रिश्वत की पेशकश करता है, बी रिश्वत स्वीकार करता है, तो ये किस में अपराध होगा? देखिए ये आईपीसी के सारे प्रावधान दिए हैं, तो ये तो एफरी 159/60 में उसका दंड होगा। ये वाला 161 को भी रिपील कर दिया गया, 162 भी रिपील है, 163 भी रिपील है। मतलब जब भ्रष्टाचार अधिनियम बना तो इन तीनों को रिपील कर दिया गया और इस सब के प्रावधान को भ्रष्टाचार अधिनियम में ला के रख दिया गया है। तो आप मानिए कि यदि ये प्रभावी ही नहीं है, एक सेक्शन प्रभावी है उसमें दूसरी चीज़ दी हुई है और ये तीनों नहीं प्रभावी हैं, तो किसको चुनेंगे जब रिपील हो गया है? तो ये क्वेश्चन डिलीट होने योग्य है। देखिए ये प्रकाशक जो भी है स्टार बनाए हैं, इसका आंसर वो भी नहीं दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 46, सतत निषेधाज्ञा दी जा सकता है। सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है। सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है व्हेन परपेचुअल इंजंक्शन। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ये क्वेश्चन है, परपेचुअल इंजंक्शन कब दिया जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प है जहां अभियोक्ता वादी के लिए संपत्ति का ट्रस्टी होता है, जहां असल नुकसान का पता लगाने के लिए कोई मानक नहीं होता है, पैसों के मुआवजे से पर्याप्त राहत नहीं मिलेगी। इन तीनों कंडीशनों में परपेचुअल इंजंक्शन दिया जा सकता है। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, एक वकील विधि के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने के दायित्व के अंतर्गत बाधित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है, यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन कदाचार को भी नज़रअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के मूल आधार के विरुद्ध है। देखिए तो जो क्वेश्चन 45 में मैंने कहा था, माफ़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर फिर माफ़ करेंगे, अधिवक्ता अधिनियम जो 1961 है उसकी धारा 35 है, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को डील करता है। वहाँ पे 4-5 महत्वपूर्ण केस हैं, उनमें से ये भी एक है ओपी शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। तो प्रश्न उठता है कि क्या उसमें जज साहब का ये कमेंट सभी को पता होगा? तो नहीं, ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, परंतु पता याद करना ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम तैयार होकर ही देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, ये अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 से संबंधित केस लॉ का क्वेश्चन था, 47 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखने वाले हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसे भी आप डायरेक्ट कंपनी लॉ का लिए हैं तो रिसर्च करना आसान होगा। दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन, जो भी सिलेबस में बेयर एक्ट हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बेयर एक्ट नहीं होगा, लॉ ऑफ टॉर्ट का बेयर एक्ट नहीं होता है, उनको छोड़ करके जूरिस्प्रूडेंस का बेयर एक्ट नहीं होता है। जो भी बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट का मतलब है कि कानून जिसको कानूनी रूप दे दिया गया है जिन चीज़ों को, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट को कानूनी रूप नहीं दिया गया है इसलिए उसका बेयर एक्ट नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी इनेक्ट नहीं किया गया है, कोडिफाइड नहीं किया गया इसलिए उसका भी बेयर एक्ट नहीं आता है। जूरिस्प्रूडेंस भी कोडिफाइड नहीं है तो उसका भी बेयर एक्ट नहीं आता। कहने का तात्पर्य है कि सिलेबस में जितने भी अधिनियम दिए गए हैं उन अधिनियमों का बेयर एक्ट आप अवश्य लेके एग्जाम में जाएं, ताकि कहीं कोई गुंजाइश न रहे। युद्ध में सारे अस्त्र और शस्त्र को आपको लेके जाना चाहिए। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 48 तक ही है। इसका अगला वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा जिसे 100 तक पूरा कर दूँगा। और आप सभी को, यदि आप लास्ट तक सुने हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।